Hello students, myself Dr. Ashutosh Dwivedi going to start third lecture on physics for class 11th students. This is NCERT part 1 and in earlier videos we had already discussed few topics from the first chapter. Now we have to begin with unification and reductionism. That is here, up till here we had already discussed two principal thrusts in physics, unification and reduction. यानी कि फिजिक्स दो चीज़ों पे बल देता है, दो तरीके हैं फिजिक्स को समझने के, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। देखिए यहाँ नाम से ही आप समझ सकते हैं यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करना, यूनिफाई करना, ये लिटरल मीनिंग है। अब इसको फिजिक्स में इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे इसका क्या अर्थ है, व्हाई एंड हाउ दिस इज अ प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स। तो यूनिफिकेशन का मतलब फिजिकल फेनोमेनास को अगर हम देखें तो बहुत सारे डाइवर्स फेनोमेनास हैं। आप देखें राइट फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू मैक्रोस्कोपिक फेनोमेनास, एक एटम के अंदर इतने कॉम्प्लेक्स फेनोमेनास हैं, इलेक्ट्रॉन के डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, उसका मोशन, उसकी एनर्जी, तमाम बातें हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। और आप प्लानिटरी लेवल पे जाएं, सेलेस्टियल फेनोमेनास को देखें तो प्लैनेट्स का मोशन, अर्थ कितना सोफिस्टिकेशन मोशन करता है अर्थ के सन के चारों तरफ, जिसकी वजह से अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। अगर उस मोशन में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाए तो जिसे आप अर्थक्वेक कहते हैं, तो मेनी पीपल विल बी गॉन ऑफ। तो इस तरह के इतने कॉम्प्लेक्स नेचुरल फेनो, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में आप इमेजिन करिए इतने तरह के फेनोमेनाज है, रेनिंग एंड ऑल लाइफ प्रोसेसेस आर सो कॉम्प्लेक्स, इतने कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं। लेकिन इन सभी डाइवर्स और इनन्यूमरेबल, असंख्य कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को समझने के लिए जब आप इन सबको स्टडी करते हैं तो यूनिफिकेशन मेथड ये कहता है कि भाई इतने सारे कॉम्प्लेक्स फेनोमेनास को समझने के लिए और इनके होने के पीछे, इनके ऑकरेंस के पीछे कुछ ही बेसिक लॉज हैं। जैसा कि मैंने पीछे बताया, फिजिक्स में बेसिक लॉज को हम पढ़ते हैं नेचर के। तो यूनिफिकेशन मेथड वो मेथड है जिसमें हम सभी डाइवर्स फेनोमेनास को समझने के लिए कुछ लॉज को ही अप्लाई करते हैं, नेचर के कुछ बेसिक लॉज को। तो ढेर सारे फेनोमेनास और यूनिफाई करके, इकट्ठा करके कुछ लॉज में समेट लेना, यानी वो कुछ ही लॉज उन सभी फेनोमेनास को एक्सप्लेन करेंगे। तो इसी मेथड को हम यूनिफिकेशन कहते हैं। तो चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। In physics, we attempt to explain diverse physical phenomena in terms of a few concepts and laws. यही बात यहाँ लिखी हुई है कि बहुत से डाइवर्स फिजिकल फेनोमेनाज को हम एक्सप्लेन करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स और लॉज की मदद से, उन्हीं के टर्म्स में, उन्हीं के एप्लीकेशन को देखेंगे हम। फेनोमेना कोई भी हो, कुछ एक लॉज ही अप्लाई हो रहे होंगे, यही बात यहाँ कही जा रही है। The effort is to see the physical world as manifestation of some universal laws in different domains and conditions. देखिए यही बात यहाँ लिखी हुई है कि डिफरेंट डोमेन्स और डिफरेंट कंडीशंस में, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में कुछ एक यूनिवर्सल लॉज का ही एप्लीकेशन हम देखते हैं। यूनिवर्सल मतलब जो पूरे यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाएं, लॉज नहीं बदलने वाले, वही कुछ लॉज आपको हर जगह दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल, the same law of gravitation given by Newton describes the fall of an apple to the ground, the motion of the moon around the earth and the motion of planets around the sun. देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिया जा रहा है, लॉ एक ही है ग्रेविटेशन का जो न्यूटन साहब ने दिया था, और इसका एप्लीकेशन एक एप्पल गिर रहा है, चाहे मैंगो गिरे, कुछ भी गिरे, डिफरेंट कंडीशन है, चाहे मून का मोशन हो अर्थ के चारों तरफ, चाहे प्लैनेट्स का मोशन हो। तीन एग्जाम्पल दिया है लेकिन लॉ एक ही लग रहा है। तो यही बात यहाँ बताई जा रही है। Similarly, the basic laws of electromagnetism, देखिए इसी प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लॉ बेसिक लॉ है, मैक्सवेल ने दिया था, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। गवर्न ऑल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फेनोमेनास, सारे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड फेनोमेनास के लिए मैक्सवेल ने कुछ इक्वेशंस दे दिए हैं। उन्हीं इक्वेशन से इनन्यूमरेबल जितने भी फेनोमेना सब गवर्न होते हैं।
सबको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो the attempts to unify fundamental forces of nature section 1.4 यानी इसी चैप्टर 1.4 मीन्स फर्स्ट चैप्टर एंड फोर्थ सेक्शन 1.4 सेक्शन में इसी चैप्टर में हम चौथे सेक्शन में इस टॉपिक को पढ़ेंगे फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर. So the attempts to unify fundamental forces of nature reflect this same quest for unification. Quest मतलब खोज करना. तो इसी यूनिफिकेशन की खोज हम उस टॉपिक में भी देखेंगे जिसकी बात यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं. तो इस पैराग्राफ में, पिछले पैराग्राफ में आपको यही बताया गया कि यूनिफिकेशन का मतलब क्या है. आगे देखते हैं. A related effort is to derive the properties of a bigger, more complex system from the properties and interactions of its constituent simpler parts. अब देखिए कह रहे हैं कि एक ऐसा ही मिलता जुलता एक प्रयत्न और है, रिलेटेड एफर्ट है, is to derive properties of a bigger, more complex system. यानी कि कोई एक बड़ा और बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो, जटिल हो, कॉम्प्लेक्स हो, जो देखने में एकदम से आपको समझ में ना आए कि इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, कैसे इसको समझा जाए, कॉम्प्लिकेटेड हो. तो कह रहे हैं कि ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को समझने का तरीका क्या है कि पहले उसके जो सिंपलर पार्ट्स हैं, कोई भी सिस्टम होगा कितना भी कॉम्प्लेक्स होगा तो कुछ छोटी छोटी चीजों से बना होगा. जैसे आप कोई एक बड़ी सी मशीन को देखते हैं तो मशीन अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन आप एक कार को देखिए, एक कार है आपके पास तो कार को देखिए, कार एक कॉम्प्लेक्स मशीन है. एयरक्राफ्ट देखिए, कॉम्प्लेक्स मशीन है, लेकिन अगर आप ध्यान से पास से देखें तो बहुत से छोटे छोटे सिंपल पार्ट्स के बने होंगे. पार्ट्स पे जाइए, जितने छोटे पार्ट पे जाएंगे उतना ही वो सिंपल सा दिखेगा आपको, लेकिन जब वो सारे पार्ट्स एक साथ मिल के काम करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स काम करते हैं और कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है. तो रिडक्शनिज्म क्या है? ये एक मेथड है, समझने का तरीका है कि सबसे छोटे सिंपलर पार्ट को पहले हम समझें और जितने इस तरह के सिंपलर पार्ट्स हैं जिनसे मिल के ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना है, उन छोटे छोटे पार्ट्स को पहले हम एक एक करके समझें और फिर हर पार्ट के रोल को समझते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो उस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम में क्या हो रहा है और वो कैसे काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, ये हम समझ पाएंगे. इसी मेथड को हम रिडक्शनिज्म कहते हैं. So this approach is called reductionism and is at the heart of physics. कह रहे हैं कि ये रिडक्शनिज्म इस अप्रोच को कहते हैं, इस तरीके को कहते हैं और ये बिल्कुल फिजिक्स का प्राण है, फिजिक्स के हृदय में बसा हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल द सब्जेक्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अब एग्जाम्पल देखिए इसी बात के लिए दिया जा रहा है. थर्मोडायनेमिक्स में the subject of thermodynamics developed in the 19th century deals with bulk systems in terms of macroscopic quantities such as temperature, internal energy, entropy, etc. अब देखिए यहाँ ये जितने टर्म्स आपके सामने नए नए टर्म्स आ रहे हैं, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, शायद ये वर्ड्स, ये टर्म्स आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे. थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम लोग इन सभी टर्म्स पे. ये बहुत ही मीनिंगफुल टर्म्स हैं और इनको बहुत सही से समझना होगा, इसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे. ये चैप्टर चूंकि इंट्रोडक्टरी चैप्टर है तो लगभग फिजिक्स से रिलेटेड हाँ सारे टर्म्स इस चैप्टर में आपको सुनने को मिलेंगे, लेकिन इन सभी टर्म्स को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते हैं. इसको हम लोग रेस्पेक्टिव जो सब्जेक्ट मैटर जब चैप्टर आएगा तो उसमें डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि देखिए द सब्जेक्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेवलप्ड इन 19th century deals with bulk systems in terms of macroscopic quantities such as temperature, internal energy, entropy, etc. Subsequently, the subjects of kinetic theory and statistical mechanics interpreted these quantities in terms of the properties of the molecular constituents of the bulk system. In particular, the temperature was seen to be related to the average kinetic energy of molecules of the system. अब देखिए इस पूरे पैराग्राफ में, इस पार्ट में यही बताया जा रहा है कि अगर कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम आप स्टडी करते हैं, यानी हीट और टेम्परेचर से रिलेटेड, अभी हम बहुत डिटेल में और प्रिसाइज डिस्कशन पे नहीं जाएंगे, लेकिन आप सिंपल सी बात समझ सकते हैं कि टेम्परेचर अगर आपको मेजर करना हो, मान लीजिए आपके पास 1 लीटर पानी है, उसका टेम्परेचर, बल्क इसको कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए बल्क कहा जा रहा है, बल्क सिस्टम. बल्क सिस्टम 1 लीटर आप पानी ले लीजिए तो वो किस चीज का बना होगा? वो छोटे छोटे H2O मॉलिक्यूल्स का बना होगा. सबसे छोटा इंग्रेडिएंट H2O मॉलिक्यूल माने वाटर मॉलिक्यूल. तो वो सबसे छोटा सिस्टम है जिससे पूरा 1 लीटर पानी बना हुआ है.
तो कह रहे हैं कि जो बल्क सिस्टम की प्रॉपर्टी है, अगर आपको टेम्परेचर मेजर करने को कहा जाए, तो आप 1 लीटर पानी का टेम्परेचर तो थर्मामीटर से नाप लेंगे, मेजर कर लेंगे। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि एक सिंगल वाटर मॉलिक्यूल H2O उसका टेम्परेचर बताइए, एक मॉलिक्यूल अलग कर लीजिए इसमें से 1 लीटर पानी में से, और उस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का टेम्परेचर बताइए, तो क्या आप मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए, यहाँ पे जो कहा जा रहा है इस पैराग्राफ में यही कि पूरे बल्क की प्रॉपर्टी, पूरा 1 लीटर पानी का टेम्परेचर अगर मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस है, तो उस टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, उस बल्क प्रॉपर्टी टेम्परेचर का क्या रिलेशन है उस सिंगल मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी से जो उस बल्क को कंस्टिट्यूट कर रहा है। तो पाया गया कि एक सिंगल मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है, लास्ट 3 लाइनों में यही लिखा गया है कि काइनेटिक एनर्जी एक सिंगल मॉलिक्यूल का जितना ज्यादा होगा, उस सिंगल मॉलिक्यूल के द्वारा कॉन्स्टिट्यूटेड बल्क का टेम्परेचर उतना ही ज्यादा होगा। अब टेम्परेचर एक बल्क प्रॉपर्टी है और एक सिंगल मॉलिक्यूल की काइनेटिक एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है उस बल्क की। इन दोनों के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया। तो ये एक रिडक्शनिज्म का एग्जाम्पल है कि कैसे आप एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को समझ के, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी को समझ के, उस पूरे बल्क के टेम्परेचर यानी बल्क प्रॉपर्टी को आप समझ पा रहे हैं। This is this approach is called reductionism. चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन है 1.2 स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। जैसा कि आप टाइटल से ही देख सकते हैं, फिजिक्स का स्कोप कहाँ तक है, कहाँ तक पहुंच है इसकी, कहाँ कहाँ आप फिजिक्स पढ़ सकते हैं नेचर में, और एक्साइटमेंट्स क्या है इसमें। बहुत ही एक्साइटिंग है सब्जेक्ट मैटर, तो एक्साइटमेंट्स के बारे में कुछ चर्चा होगी। We can get some idea of the scope of physics by looking at its various sub-disciplines. फिजिक्स के स्कोप को देखना हो तो उसके कुछ सब डिसिप्लिन, सब मीन्स अब एक फिजिक्स अपने आप में एक डिसिप्लिन है, तो उसके अंदर जो भी होगा वो सब डिसिप्लिन होंगे, उसके नीचे आएंगे, जैसे सेट के सबसेट्स होते हैं, से छोटे टॉपिक्स। So basically there are two domains of interest, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, फिजिक्स को कैसे छोटे पार्ट्स में अब इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। कहना है बेसिकली दो डोमेन्स हैं, दो एरियाज हैं, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, एक तो मैक्रोस्कोपिक और दूसरा माइक्रोस्कोपिक। द मैक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स phenomena at the laboratory, टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल। देखिए पहले मैं बता दूं आपको, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, मैक्रोस्कोपिक, माइक्रो मीन्स छोटे स्केल पे। तो दो स्केल पे इसको एरिया ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड कर रहे हैं। यानी एक, जैसा कि मैंने अभी पीछे एग्जांपल में बताया, 1 लीटर पानी की प्रॉपर्टी पढ़नी है या उसके एक H2O मॉलिक्यूल की, तो मैक्रो और माइक्रो हो जाएगा। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि जो फेनोमेना लेबोरेटरी लेवल पे हो, टेरेस्ट्रियल लेवल पे हो, टेरेस्ट्रियल का मतलब अर्थ के ऊपर जो भी हो रहा हो, और एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब है जो अर्थ के बाहर, प्लैनेट्स को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे आप, पूरे होल प्लैनेट को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। द माइक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फेनोमेना। सब देखिए यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है, और यहाँ पे एक एस्टेरिक्स बना के कुछ नीचे फुटनोट दिया गया होगा, अभी उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो कहा जा रहा है कि माइक्रोस्कोपिक डोमेन में क्या क्या चीजें हैं, एटॉमिक लेवल पे, अगर आप एक एटम के बारे में पढ़ रहे हैं, एक मॉलिक्यूल के बारे में, या एक न्यूक्लियस के बारे में एटम के अंदर, तो इनको हम माइक्रोस्कोपिक फेनोमेना कहेंगे। आइए देख लेते हैं इसमें फुटनोट में क्या दिया हुआ है एस्टेरिक्स बना के। Recently, the domain intermediate between the macroscopic and the microscopic, the so-called mesoscopic physics, dealing with a few tens or hundreds of atoms, has emerged as an exciting field of research। बिल्कुल सही है ये। देखिए, माइक्रो और मैक्रो के बीच की भी एक स्थिति होती है, उसको मीजोस्कोपिक हम कहते हैं। यानी कि अगर सिंगल एटम या सिंगल मॉलिक्यूल की स्टडी कर रहे हैं तब तो वो माइक्रोस्कोपिक स्टडी कहलाएगी। लेकिन अगर आप कुछ फ्यू टेंस और हंड्रेड्स ऑफ एटम्स एक साथ आप कुछ 10 या 100 एटम्स को, हंड्रेड्स ऑफ एटम्स की प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हैं, कैसा बिहेवियर है उनका, तो ये मीजोस्कोपिक होगा। ठीक है,
और लार्जर स्केल पे चले जाएंगे तो वो मैक्रोस्कोपिक हो जाएगा। यही बात यहाँ आपको फुटनोट में दी गई है। Classical physics deals mainly with macroscopic phenomena and includes subjects like mechanics, electrodynamics, optics and thermodynamics। अब देखिए यहाँ पे क्लासिकल फिजिक्स, जिसको हम न्यूटोनियन फिजिक्स भी कहते हैं, और बाद में मॉडर्न फिजिक्स आया। जब तो क्लासिकल फिजिक्स में मेनली हम किन फेनोमेनाज को, मैक्रोस्कोपिक फेनोमेनाज को डील करते हैं, यानी बड़े ऑब्जेक्ट्स के फेनोमेना, बल्क प्रॉपर्टीज। और ये क्या इंक्लूड करता है, ये माई क्लासिकल फिजिक्स, मैकेनिक्स पढ़ेंगे हम इसमें, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, और ऑप्टिक्स और थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। ये ब्रांचेस फिजिक्स की इसमें डील की जाएंगी। Mechanics founded on Newton's laws of motion and the law of gravitation is concerned with the motion or equilibrium of particles, rigid and deformable bodies and general systems of particles। अब देखिए ये सारे ही टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहाँ। रिजिड बॉडी किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं कि मैकेनिक्स जो है वो किस पे बेस है, फाउंडेड ऑन, किस, उसकी फाउंडेशन क्या है, न्यूटन के लॉज हैं, लॉज ऑफ मोशन जो उन्होंने दिए हैं, 3 लॉज हैं जो आप 9th क्लास में भी पढ़े हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ फोर्सेस, एक्शन रिएक्शन, ये आप पढ़े हैं। तो ये 3 लॉज हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी आप 9th क्लास में पढ़े हैं, F इज इक्वल टू जी m1m2/r², इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं इसे। कह रहे हैं कि इन्हीं लॉज पे मैकेनिक्स मेनली बेस्ड है, ये फाउंडेशन है इसका, एंड इज कंसर्न्ड विथ द मोशन, मोशन से ये कंसर्न्ड है, ये टॉपिक्स डील करेंगे किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को लेके, वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, वो बॉडी कैसा है, पार्टिकल है यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट है, या रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी का मतलब वह बॉडीज जिन पे यदि फोर्स लगाया जाए तो वो मूव तो कर जाएं मगर उनके शेप में कोई चेंज ना आए, तो ऐसे बॉडीज को हम रिजिड बॉडीज कहते हैं। एंड डिफॉर्मेबल बॉडीज, अब डिफॉर्मेबल बॉडीज बिल्कुल अपोजिट टू रिजिड बॉडीज, यानी कि यदि हम फोर्स लगाएं बॉडीज पे तो वो मूव करें या ना करें लेकिन उनका शेप बदल जाए, तो डिफॉर्म हो जाए, उनका फॉर्म बदल जाए, उनका स्वरूप बदल जाए। फॉर्म माने क्या होता है, स्वरूप, और डिफॉर्म माने स्वरूप का बदल जाना, चेंज हो जाना, डी शेप हो जाना, तो डिफॉर्मेबल बॉडीज। एंड जनरल सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल, और कोई भी ऐसा जनरल सिस्टम हो जो पार्टिकल्स का, पार्टिकल्स का मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट्स है। ये मैं आगे फिर डिस्कस करूंगा जब हम मोशन चैप्टर पे आएंगे। मैंने अपने क्लासरूम वीडियो में बोर्ड पे जो डिस्कस किया उसमें भी ये बताया गया है। The propulsion of a rocket by a jet of ejecting gases, the propagation of water waves or sound waves in air, the equilibrium of a bend rod under a load, etc. are problems of mechanics। तो ये मैकेनिक्स में के कुछ एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं जो चीज़ें अंडर द हेडिंग ऑफ मैकेनिक्स हम पढ़ेंगे कि रॉकेट से जेट कैसे निकलता है, तो रॉकेट आगे को बढ़ता है, जेट से फ्यूल का गैसेस, बर्न्ड गैसेस निकलती हैं। वाटर में अगर आप पानी में एक शांत पानी में पत्थर गिराएं तो वाटर के जो रिपल्स, वेव्स प्रोड्यूस होते हैं, जल तरंगे, साउंड वेव्स कैसे प्रोपोगेट करती हैं, है ना, बेंड रॉड इक्विलिब्रियम में कैसे होता है अंडर लोड, ये सारी चीज़ें हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ मैकेनिक्स। Electrodynamics deals with electric and magnetic phenomena associated with charged and magnetic bodies। ठीक है, ये क्लास 12th का इनफैक्ट सब्जेक्ट मैटर है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। और ऑप्टिक्स ये क्लास 12th में हम लोग पढ़ेंगे, 11th में ये नहीं है, मगर फिजिक्स के ही हेडिंग में पढ़ेंगे। Its basic laws were given by Coulomb's, Oersted, Ampere and Faraday and encapsulated by Maxwell in his famous set of equations। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन है उन साइंटिस्ट का नाम दिया गया, कूलाम है, एम्पियर है, माइकल फैराडे हैं, और बाद में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने इन सभी चीज़ों को इनकैप्सुलेट करना, मतलब इकट्ठा, कैप्सूल के फॉर्म में, यू कैन से इनकैप्सुलेट करके कुछ सेट ऑफ इक्वेशंस दिए थे, जो मैंने पीछे भी आपको बताया है, डिस्कशन में कहीं आया था ये, वो उन्होंने कंपाइल किया है इस पूरी स्टडी को। द मोशन ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द रिस्पॉन्स ऑफ ए सर्किट टू एन AC voltage signal, the working of an antenna, the propagation of radio waves in ionosphere, etc. are problems of electrodynamics। अब देखिए इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की हेडिंग में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे
करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, रेडियो वेव्स का प्रोपोगेशन कैसे होता है, एंटीना कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें ये 12th में पढ़ना है इनफैक्ट। ऑप्टिक्स डील्स विद द phenomena involving light, the working of telescopes and microscopes, colors exhibited by thin films etc. are topics in optics, ये भी 12th का टॉपिक है, ऑप्टिक्स भी हम 12th में पढ़ेंगे। Thermodynamics, in contrast to mechanics, does not deal with the motion of bodies as a whole. देखिए थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, मैकेनिक्स के ठीक उलट है, ये विपरीत है, कॉन्ट्रास्टिंग टॉपिक है। इसमें हम मोशन के बारे में नहीं बॉडीज के पढ़ते हैं, rather it deals with systems in macroscopic equilibrium and is concerned with changes in internal energy, temperature, entropy, etc. of the system through external work and transfer of heat. अब थर्मोडायनेमिक्स में हम बॉडीज के मोशन को नहीं पढ़ेंगे जैसा कि मैकेनिक्स में हम करने वाले हैं, बल्कि हम उसके इन एस्पेक्ट्स को पढ़ेंगे जो यहाँ लिस्ट डाउन किए गए हैं। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, एंट्रोपी, ये सारे टर्म्स आगे आने वाले हैं। इनको हम उन्हीं थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में डिस्कस करेंगे। The efficiency of heat engines and refrigerators, the direction of a physical or chemical processes etc. are problems of interest in thermodynamics. तो थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर की वर्किंग और केमिकल प्रोसेसेस में जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, आप पढ़ते हैं एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, तो इन प्रोसेसेस को हीट, जितने केमिकल प्रोसेसेस हैं उसमें हीट का क्या रोल है, इसको हम पढ़ेंगे। हीट कब एब्जॉर्ब कर रहा है, कब इवॉल्व होता है, इसको हम पढ़ेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ हम लोग समाप्त करते हैं। See you in the next video with ongoing paragraphs. Thank you.